मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भवन की बातें किया करो। नमस्कार दोस्तों, मैं बिमल कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बचपन से ही काफ़ी होनहार थे, जो पढ़ने लिखने में खूब मन लगाते थे। पढ़ने लिखने के दौरान ही वो समाजवादी छात्र आंदोलन से जुड़ गए और पढ़ाई के दौरान ही वो मार्क्सवाद के सिद्धांत के काफ़ी करीब हो गए। 1968 में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। वो आंदोलन करते थे तो सामंतियों की आंखों में खटकते थे। इसी वजह से आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई। आइए हम सुनते हैं ज्योति प्रकाश की पूरी कहानी कुमार नयन की जुबानी। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए ज्योति प्रकाश जी के बारे में कुछ बताएं। ज्योति प्रकाश जी का जन्म बक्सर जिले के इटाढ़ी प्रखंड के इंदौर गांव में हुआ था 1939 में। वो पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थे, होनहार थे। वो हमेशा अव्वल ही आए अपने क्लास में। फिर यूनिवर्सिटी तक पहुँचे और मगध यूनिवर्सिटी में टॉप किया था उन्होंने। हिंदी उनका विषय था। पटना यूनिवर्सिटी में भी वे पढ़े और उसके बाद उन्होंने राजनीति को चुना। वे बहुत ही भावुक किस्म के इंसान थे, अत्यंत ही भावुक, संवेदनशील और अत्यंत ही क्रांतिकारी भी। वे हमेशा सजग किया करते थे लोगों को, युवकों को, छात्रों को कि कैरियरिज्म से बचना चाहिए। एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो इस सड़ी गली व्यवस्था को बदल सके, उसमें अपनी भूमिका तलाशनी चाहिए। वो एक किसान परिवार से थे, थोड़े से खेत थे उनके पास, तो वो किसान परिवार से आते थे, लेकिन शिक्षित परिवार था उनका। उनके बड़े भाई एक सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर के रूप में काम करते थे और शैक्षणिक माहौल था उनका। उनकी पत्नी विमल भाभी भी शिक्षिका थी, प्रधानाध्यापिका होकर वो अवकाश प्राप्त ग्रहण की। उनके 3 बच्चे हैं अभी, 2 बेटियां और एक सबसे छोटा बच्चा ये अलियोशा प्रकाश। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि ज्योति प्रकाश जी राजनीति के लिए नहीं बने थे। वो राजनीति में आ गए, किंतु वो साहित्य के लिए बने थे। और उनको मैं देखता हूँ केंसारो वीबा के रूप में, नाइजीरिया के जो थे, उनको मैं पाब्लो नेरूदा के रूप में देखता हूँ। साहित्य, संस्कृति और समाज में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने क्या किया साहित्य के लिए? साल में कम से कम 2 बार तो बहुत बड़े पैमाने पर साहित्यिक आयोजन किया करते थे। आज तक कोई उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने शायद 1981 में किया था एक बहुत बड़ा आयोजन साहित्यिक भूमिहारी स्कूल में, और वो बहुत बड़ा आयोजन था। देश के कोने कोने से साहित्यकारों को उन्होंने बुलाया था और वो साहित्यिक आयोजन लोगों को आज भी याद रहता है। मतलब पढ़ने लिखने में काफ़ी बेहद रुचि रखते थे जी, बराबर। और साल में 2-3 बार तो प्रतियोगिताएं आयोजित किया करते थे। मेरी उनसे उसी क्रम में जान पहचान हुई और प्रगाढ़ता बढ़ी। यहाँ पर उन्होंने 1972 या 73 की बात है, शायद 73 की बात है, उन्होंने एक प्रतियोगिता की थी, भाषण प्रतियोगिता। तो मैं डुमरांव में उस समय पढ़ रहा था BA फाइनल में, और मैं यहाँ आया, उनकी प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया और मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ उसमें। और प्रथम थे कमल सिंह जी, जो कि आथर के रहने वाले थे, वो ला के स्टूडेंट थे। तो उनको एक किताब मिली निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की की। उनकी किताब का नाम था अग्नि दीक्षा, और मुझे उन्होंने जो किताब दी वो किताब थी माँ, मैक्सिम गोर्की की। तो मैंने कमल भैया से उसी में जान पहचान कमल भैया से दी। मैंने कहा कि ये मैं पढ़ लूँगा तो मैं आपको दे दूँगा, और उसको मुझे पढ़ने के लिए दीजिएगा वो किताब। तो उसी से उनकी भी जान, और फिर ज्योति प्रकाश के करीब मैं उसी प्रतियोगिता के बाद आया। बक्सर में कम्युनिस्ट पार्टी एक समय काफ़ी मजबूत रही, तो उन्होंने वाम चेतना को कैसे मजबूत किया, वो कैसे काम करते थे चेतना को लेकर? वाम चेतना की भूमि
उन्होंने बहुत ही जी जान से तैयार की और बहुत ही उर्वरा और मजबूत भूमि बना डाली। उन्होंने बहुत थोड़े ही समय में 10-15 वर्षों में। उसकी वजह यह थी, मैंने शुरू में कहा आपसे कि वो एक रेखीय जीवन जीते थे। 1 बजे रात को अगर किसी साथी ने या किसी गरीब गुरबा ने, वो उनका साथी नहीं है लेकिन उनके दरवाजे पर आ गया, चूँकि टेलीफोन वगैरह नहीं था उस समय कि दरवाज़ा खटखटाया, वो उठे, क्या बात है, ये संकट है। वो 1 बजे रात को ही उसके साथ चल देंगे, वो लग जाएंगे उसके संकट को दूर करने में अपनी तमाम एनर्जी के साथ। तो ये विश्वसनीयता, लोगों में ये विश्वसनीयता जगी कि ये तो सच्चे नेता की पहचान है, तो क्यों नहीं उससे आकर्षित होंगे। दूसरी, बात करने में, तार्किक रूप से बात करने में, कोई भी व्यक्ति उनके साथ अगर 5 मिनट बात कर ले तो उनका हो जाए। और जो भाषण उनके नाम पर रिक्शे से प्रचार होता था कि आज ज्योति प्रकाश का भाषण होगा, तो आपको मैं बता दूं कि उस ज़माने में उनसे सीनियर, उनसे कम से कम 8-10 वर्ष बड़े, 7-8 साल बड़े, बद्री सिंह बागी, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, वो थे भी, उनका भी जीवन एक रेखीय था। तो वो कहा करते थे, बागी जी, क्योंकि मैं उनके सानिध्य में भी रहा हूँ, वो कहते थे कि मैं किसी भी नेता का भाषण सुनने नहीं जाता हूँ, लेकिन ज्योति प्रकाश का भाषण सुनने मैं जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी घटना जो उनसे जुड़ी हो और आपको अभी भी याद हो? एक बार की बात है कि हम और वो पटना गए हुए थे, तो पटना में 2 व्यक्ति थे। उन दोनों की, अब वो लंबा हो जाएगा लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो दोनों व्यक्ति बड़ी भारी संकट में गुजरे थे और वो अपना बयान कर दिए, सच्ची घटना थी। तो वो अपने पॉकेट से सारा रुपया पैसा निकाल करके उनको दे दिए। अब उनके पास 1 नया पैसा नहीं बचा। और हम लोग वहाँ उतर कर वो कहे कि चलो भैया के यहाँ चलते हैं। अब वहीं उनके भैया सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, तो अब कहे कि भाई चलो चलो कोई बात नहीं, चला गया। तो हमने देखा सब रोजगारी सारा पैसा उनको दे दिया कि लो भैया, मैं तो आप लोगों को जानता पहचानता नहीं, लेकिन आपके दुख में मैं शामिल हो रहा हूँ, लोग मेरे पास कुछ नहीं है, ले लीजिए और आप लोग लड़िए और अपना हल कीजिए। और उसके बाद हम लोग उतरे, तो हम लोग उतर करके हम लोग चाय पीते या कुछ नाश्ता पानी करते, तो अब तो पैसा ही नहीं था। इतना पैसा नहीं था कि उनके भैया के पास हम लोग जाते रिक्शे से, तो वो बोले कि चलो ना रिक्शा से, घर उतर करके भाभी से पैसा मांगकर इस रिक्शे वाले को दे दिया जाएगा। तो ये स्थिति थी। हंसते हुए, अरे चलो, हमेशा हंसते हुए रहते थे। उनके भीतर का गम तो कोई जान ही नहीं पाया। तो इस तरह के इंसान थे वो। आंदोलनों में उनकी क्या भूमिका रही? वो आंदोलन में कितना सक्रिय रहे? आंदोलन में उन्होंने क्या क्या किया? या बक्सर के आंदोलन में हम कहें, बक्सर के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही? उमरपुर दियारा का आंदोलन, जिसमें कई लोगों की जानें भी गईं, उन पर भी कई बार हमला हुआ। और इस तरह के कई आंदोलन, किसानों के आंदोलन, वो इस जिले के पहले व्यक्ति हैं जो इस पूरे शाहाबाद में पदयात्रा किए, गर्मी की चिलचिलाती धूप में। उसमें मैं भी था उनके साथ। हम लोग 4-5 लोग थे, गांव-गांव में जाते थे, हर गांव में मीटिंग होती थी और उसे हम लोगों ने पूरे शाहाबाद में पैदल चलकर करीब 1 महीने में पूरी की वो यात्रा। ये बात है शायद 1973 की है या 74 की। अब बताएं कि ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उनकी हत्या हो गई? वो स्ट्रेटजी फुल तरीके से नहीं जीते थे। आजकल लोग क्या करते हैं कि जिससे डर है उसको एक इस संतुलन बना करके बोलते हैं। वो संतुलन बनाकर नहीं बोलते थे, उनके दिल में जो भी है बस निकाल देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सामने वाला भी उठ करके मुझे मार देगा। और थोड़ी सी एक जो इसको आप उनके व्यक्तित्व की कमी भी कह सकते हैं, वो ये थी कि वो ललकार देते थे। वो अपनी ताकत नहीं देखते थे, लेकिन वो ललकार देंगे, वो डरेंगे नहीं। उनके जैसा लीडर नेता बहुत कम थे। हमने बागी जी को देखा कि उनको अकेले में एक बार बागी जी कह रहे थे कि ज्योति देखा तार सब बात ठीक, लेकिन थोड़ा सा तू तनी अपना पर कंट्रोल करो। उनकी यही बात थी बागी जी की। तो कह रहे भैया, अब वो हंस करके
उनका जवाब ये था कि अरे भैया जिसके बड़े भाई बद्री सिंह बागी हो वो क्या डरेगा। तो फिर हाहाकार में हठास में दबा दिए ये बात। तो ये बात थी जरूर, और हम लोग तो उस समय कम उम्र के थे, हम लोग उतना नहीं सोच सकते थे कि इनको उतना नहीं बोलना चाहिए, इनको उतना नहीं ललकारना चाहिए। लेकिन वह ललकार मेहनतकश वर्ग की तरफ से उनका था, वो सामंतवाद को चुनौतियाँ थी। तो ऐसे थे ज्योति प्रकाश जी। यही कारण था कि सामंती ने उन्हें मार दिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो उनकी आंखों में खटक रहे थे। रिक्शा वालों का आंदोलन अपनी हत्या से 1 महीना पहले किए थे, वो जेल गए थे। तो इस तरह के कई आंदोलन जो गरीब वर्ग के पक्ष में, मेहनतकशों के पक्ष में उन्होंने किया था, वो बहुत से वो आंदोलन ही थे, आंदोलन का पर्याय थी वो। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो लेकिन साहित्य के लिए बने थे और उसमें कूद गए। अच्छी बात है, कोई बात ये नहीं होती है राजनीति। अगर वैसे लोग नहीं राजनीति करेंगे तो फिर कैसे लोग करेंगे। उनके शहीद होने के बाद जो आंदोलन थे काफ़ी कमज़ोर हुआ बक्सर में। बिल्कुल, वहाँ एकदम बिल्कुल कमज़ोर हुआ, क्योंकि एक कद्दावर नेता के बाद और उनके बाद अब कोई वैसा नेता रह नहीं गया। आंदोलन रहा, ऐसी बात नहीं, आंदोलन रहा, उनके अनुयायी रहे, आज भी उनके अनुयायी हैं और आज भी आंदोलन है, आज भी क्रांतिकारिता है। लेकिन वो मुकम्मिल क्रांति थे, आंदोलन थे, विचार थे। आज के दौर में जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, उनको ज्योति प्रकाश से क्या सीखना चाहिए? ज्योति प्रकाश से ये सीखना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, जिस फ्रंट पर रहें, जिस फ्रंट पर हम हों, किसी भी फ्रंट पर हो सकते हैं हम, तो वो हमारा मोर्चा होना चाहिए एक लड़ाई का, एक बदलाव का, एक क्रांतिकारिता का, कि वहाँ हम क्या कर सकें उस फ्रंट पर जहाँ हम लगे हुए हैं, उस फ्रंट पर हम क्या कर सकें कि ये दुनिया बदले और अच्छे लोगों की दुनिया बने, मेहनतकशों की दुनिया बने, श्रम की महत्ता हो, पूंजी की महत्ता समाप्त हो। ये हमें सोच करके यही उनसे सबसे बड़ी शिक्षा है। और अंत में चूंकि आप गजलकार हैं तो हम चाहेंगे कुछ पंक्ति जो उनके सटीक व्यक्ति हो या पंक्ति जो उनके करीब हो, आप उनके लिए करें। कॉमरेड ज्योति प्रकाश बराबर अपने उन दोस्तों से या उन परिजनों से कहा करते थे जो लोग कहते थे कि भाई राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता, तो उनको जवाब में वो दिनकर की पंक्तियाँ कहा करते थे। दिनकर को वो बहुत कोट करते थे और वो कहा करते थे कि तान कर भौवें कड़कना छोड़कर मेघ बर्फों सा पिघल सकता नहीं। तान कर भौवें कड़कना छोड़कर मेघ बर्फों सा पिघल सकता नहीं। शौक जिनको हैं जले वे प्रेम से, मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं। दिनकर की इस पंक्ति को भी कोट किया करते थे कि मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करें और इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।